तो अब अपना न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमको गिवन है वो देखिए क्या कि वो मांग क्या रहा है। वो कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना है। और हमें क्या क्या गिवन है वो देखिए। हमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट गिवन है, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, इट इज़ 500 करोड़। अलॉन्ग विद दैट कंजम्पशन फंक्शन का जो इक्वेशन है वो भी हमको गिवन है, दैट इज़ कॉल्ड C इक्वल्स टू 100 प्लस 800 0.80y, ये गिवन है। ठीक है, क्या 100 प्लस 0.80y। अब क्या कह रहा है, अब अगर हम नॉर्मल से अगर बात करें तो हमें पता है कि हमारी कंडीशन कहती है कि अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन आए, इक्विलिब्रियम लेवल आए, तो कब होता है, जब इनकम इक्वल्स टू क्या हो जाए, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए, है ना। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है जिसमें हमारे पास इनकम हमें फाइंड करना है, कंजम्पशन हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, 100 प्लस 0.80y, और इन्वेस्टमेंट कितना है, इट इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो कि 500 करोड़ का है, उसको आपने ऐड कर दिया। तो देखो ये वाई वाई दोनों भाई भाई है ना, इनको क्या ले जाते हैं, वाई को भाई के पास ले जाते हैं, तो वाई माइनस 0.80y इक्वल्स टू 600। 500 प्लस 100 600 हो गया या नहीं। ओके, अब क्या करेंगे, इस y में से, मतलब ये 1 y है, ये 0.8y है, 80y है, जिसको अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.2y, राइट। क्या ले लिया हमने, 0.2y। अगर हम नॉर्मल से अगर बात करें तो वो 80 है ना, तो हमने तो 0.80 हो गया ना वो तो मिलाकर, इक्वल्स टू कितना, 600। तो y इक्वल्स टू 600, राइट, अपॉन 0.2, पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हुआ, 6000 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3000। ठीक है, 3000 करोड़ क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी है ना, ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत कंपलसरी हैं, इनको ढंग से देख लो, ढंग से। चलो तो अभी एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करेंगे पुराने वाले क्वेश्चंस की। यहाँ पर हमें पहले क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमको गिवन है दैट रियल जीडीपी, जो कि दे रखा है हमको कितना, 500 करोड़। ठीक है, उसके बाद इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट कि हमको क्या गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है, प्राइस इंडेक्स भी गिवन है कितना, 125। ठीक है, क्लियर है। यू हैव टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। वो कह रहे हैं आपको क्या निकालना है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला है, पहले वो लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला है बेटा रियल जीडीपी, ठीक है, इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो देखो भाई, रियल जीडीपी कितना है, 500, इनटू प्राइस इंडेक्स कितना है, 125 अपॉन 100। 2 0 कैंसिल कर दिए, तो कितना बचा, 125 इंटू 5, इसका मतलब कितना हो गया, 625 करोड़। सिंपल है, ऐसे भी न्यूमेरिकल आएगा, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमें s इक्वल्स टू माइनस का 100 प्लस 0.2y। ठीक है, और सेविंग फंक्शन ऑफ द इकॉनमी में हम ये गिवन है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो गिवन है वो है हमारा 5000 रुपीज़ का। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो
तो अब देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अब कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, पहले उसको समझ लो एक बारी। जैसे आपको पता है कि हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट जो वो है सेविंग का फंक्शन है, वो क्या कहता है, एस इक्वल्स टू, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हमको माइनस का 100 प्लस 0.2y, ठीक है ना। और हमें जो इन्वेस्टमेंट गिवन है वो कितना गिवन है, 5000 का गिवन है, राइट। इन्वेस्टमेंट में कितना है, 5000 का। तो अभी हमारे पास क्या है, जो सेविंग है वो किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। किस पर, इक्विलिब्रियम लेवल पर। जब इक्विलिब्रियम लेवल आएगा तो ध्यान रखना सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। इसलिए आप क्या करने वाले हो, सेविंग की जगह पर रख दोगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मतलब 5000 रख दिया सेविंग पर, माइनस 100 प्लस 0.2y, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 5100, 5100 हो गया। कितना हो गया, 5100। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 0.2y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 5100 अपॉन 0.2, ठीक है। y तो इधर आ ही गया ना, क्लियर है ना। तो अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, y इक्वल्स टू 25500 करोड़, ठीक है। समझ आया, इजी है ना, बहुत ध्यान से देख लेना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। नेशनल इनकम की तो मैंने पूरी यूनिट बनाई दी है, वो आप देख ही लीजिएगा। उसके बाद ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अरे रुको, सबसे पहले तो वीडियो को 0.5x पे लगाओ और वीडियो को स्लो स्पीड में देखो। दूसरी बात, पेन पेंसिल लेकर आओ, जब तक वीडियो को पॉज कर दो। हाँ, अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आप देख रहे हो जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स and they have full chances to come in your exam, so be sure कि भाई इसको करना मत भूलना, इसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत टाइम से रिपीटेड होते हुए आ रहे हैं, इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो इनको देखना ज़रूरी है। ये है हमारा ट्री, ये देख पा रहे हो ना, ये जो कंप्लीट ट्री जो आपको दिख रहा है, इट्स रियली अ वेरी फ्रूटफुल। मैंगो का टाइम है ना, मैंगो बिक रहे ना बाजार में बहुत। द फ्रूट विच इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स कॉल्ड मैंगो। सो आज हम इसी से रिलेटेड हम कुछ पढ़ने वाले हैं कि मैंगो का ट्री हमें क्या क्या दे रहा है, राइट। अब देखो, मैंने इसको अट्रैक्टिव इसलिए बनाया है जिससे कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, राइट। कितना इंपॉर्टेंट है ट्री का हमारी लाइफ में, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे टॉपिक आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम के लिए, राइट। जितना इंपॉर्टेंट ट्री हमारी लाइफ के लिए होता है, हमारे अर्थ के लिए होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये सारा कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है। मैं तो कह रहा हूँ वीडियो को पॉज कर करके बार बार सारे का सारा कंटेंट लिख लो कहीं पे। जब लिख लोगे तो बाद में रिवाइज करने में ईजी रहेगा, आसानी होगी, ठीक है। समझा दूंगा, फिर आराम से रिवाइज कर पाओगे ना। तो ओके, लेट अस स्टार्ट विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट। हम किससे शुरू करने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है एग्रीगेट डिमांड। द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर हमारी जो इकोनॉमी में प्लान डिमांड है, इतनी डिमांड होगी एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे, उसको हमने नाम दे दिया एग्रीगेट डिमांड, राइट। क्लियर है। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, राइट, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ सी प्लस आई ही है, इसलिए हमको सी प्लस आई ही करना है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू व्हाट, सी प्लस आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करूं, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। अब जब बोल रहा हूं आएगा तो अच्छे से देख लो, है ना। देखो, सबसे पहले ये इनकम वाला लेवल है, ये आप अपने हिसाब से मैंने 100 गैप लिया है, आप भी कोई भी गैप लेके बना सकते हो। ये सबसे पहला जो मेरा नंबर है वो 0 है,
उसके बाद 100 हुआ, फिर 200, फिर 300, फिर 400, मतलब 100 का गैप लेके मैंने अपना इनकम क्रिएट किया। उसके बाद मेरा कंजम्पशन है, जैसे मैंने 80 का गैप रखा है। कितने का रखा है? 80 का। तो पहला कंजम्पशन लेवल 40 है, फिर 120 है, फिर 200 है, फिर 280 है और फिर 360 है। मतलब क्या हुआ? 80 का गैप रखकर मैंने क्रिएट किया। इसमें क्या है, क्या रहा है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, आप बोलोगे सर इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, जब मैं कुछ कमा ही नहीं रहा तो कंजम्पशन कहाँ से करूंगा? हाँ, अच्छा ये बताओ, कभी ऐसा होता है जैसे अभी लॉकडाउन आया तो हमारी इनकम जीरो हो गई थी, क्या हमने खाना बंद कर दिया था? हम भूखे मर रहे थे, मतलब भूखे मर रहे थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमारा इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम अपनी बात करते हैं कि जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन था, जब हमारी इनकम लेवल जीरो हो चुका था, तब भी तो हम खा रहे थे ना, खा रहे थे या नहीं? कहाँ से खा रहे थे? सेविंग में से निकाल के। तो एक ऐसा लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम हो जाए जीरो तब भी हम क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एक ऐसा कंजम्पशन when we are still consuming when we have income is equal to zero, जब हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, we say that it is called autonomous consumption। आफ्टर दैट 100 हुआ तो मेरा जो कंजम्पशन है वो 120 का हो गया, मतलब अभी भी 20 किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? ऑटोनॉमस में जा रहा है ना। उसके बाद 200 पे 200 कंजम्पशन, 300 पे 280 का कंजम्पशन, 400 पे 360 का कंजम्पशन। लेकिन आप देख रहे हो सर ये इन्वेस्टमेंट 40 कैसे चल रहा है? इन्वेस्टमेंट सेम कैसे? और ये बताओ सर जीरो पे जब मेरी इनकम जीरो है तब भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है? तो भाई देखो, ये पहली बात तो ये वो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसे हम बोलते हैं नेसेसिटी ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज करो, तो मैंने एग्जांपल आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना टोरेंट के मीटर की बात करता हूँ, है ना, हमारे यहाँ पर जनरली टोरेंट चलता है या फिर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जितने भी हैं। तो आपका क्या हुआ, जब आपकी फैक्ट्री बंद थी, जब आपका बिजनेस बंद था, तो क्या उस समय पर बिजली का बिल नहीं आ रहा था? सर आ तो रहा था, लेकिन आप तो कंज्यूम ही नहीं कर रहे थे, फिर भी आ रहा था। हाँ सर आ रहा था। इसका मतलब वो क्या था? वो था फिक्स चार्ज, मतलब आप कंज्यूम करो या मत करो, इतना तो चार्ज जाएगा ही जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो वो इसलिए मैंने कांस्टेंट रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कोचिंग सेंटर है, अब मैं उस कोचिंग सेंटर पे 2 बच्चे पढ़ा रहा हूँ और रेंट दे रहा हूँ कितना? 50,000 का। लेकिन उसी जगह पर अगर मैं उसी कोचिंग सेंटर में अगर मैं 50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तब भी 50,000 का रेंट है। ऐसा थोड़ी कि वो मना कर देंगे भाई ऐसा करो, अब ना 50 हो गए बच्चे तो अब 1 लाख का रेंट हो जाएगा, होगा ऐसा? नहीं। इसका मतलब क्या है? इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कैसा रखा है? सेम रखा है। अब हमारा जो फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने का, वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो लेट अस राइट 40 + 40 इट बिकम्स 80। नाउ 120 + 40 इट बिकम्स 160, then 240, then 320, and after that 400. I hope it is clear. Clear है ये? पक्का? To all? Now this is called tabular representation of aggregate demand. ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा स्केड्यूल हो गया। अब चलते हैं हमारे ग्राफ की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये हमारा y एक्सिस जो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस जो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर दैट सबसे पहले जो कांस्टेंट लाइन आप देख रहे हो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो कांस्टेंट है इसलिए क्या गया? पैरेलल टू x एक्सिस गया। कंजम्पशन कहाँ से शुरू हो रहा है? 40 से, और मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है? 40, इसलिए उसी पॉइंट से कंजम्पशन को शुरू किया और धीरे धीरे क्या हुआ? कंजम्पशन 80 गैप से बढ़ने लगा, तो हमने इसको बढ़ा दिया, राइट। आफ्टर दैट अब ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितने से बढ़ गया? 80 से। 80 के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 40 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो बी श्योर कि आपको एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन का जो ग्राफ है वो पैरेलल बनाना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि पैरेलल क्यों बनाना है? क्योंकि डिफरेंस दोनों का क्या हो रहा है? सेम हो रहा है ना डिफरेंस, इसलिए कही जाएगी पैरेलल जाएगी। तो देखो ये वाली लाइन बना दी हमने क्या? इसके पैरेलल। लेकिन आप ये देख रहे हो ये वाला पार्ट,
ये जो पार्ट आप देख रहे हो इट इज कॉल्ड, ये क्या है, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कौन सा पार्ट है ये, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब हमारी इनकम लेवल 0 था, हम फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई वाला पार्ट। तो अब ये क्या कहता है, द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कितना एक इकोनॉमी ने कितना प्लान किया है कि तीनों सेक्टरों को मिला के हम कितना सप्लाई कर पाएंगे, क्या तीनों सेक्टर को मिलाकर एक अकाउंटिंग ईयर में हम कितना सप्लाई कर पाएंगे, वी से दैट एग्रीगेट सप्लाई, राइट। किसमें, इकोनॉमी में। ये भी प्लान्ड है और ये भी प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है, प्लान्ड है। हम प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ओके नाउ अब इसका भी हमने क्या, जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होता है। कैसे जानेंगे इस बात को, देखो ये इनकम मैंने ग्राफ सेम लिया है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आप भी सेम ग्राफ लीजिएगा, जितने भी ग्राफ्स आएंगे सब में सेम सेम बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकम सेम वाला, कंजम्पशन सेम। अब देखो जब मेरी इनकम 0 थी और मैं कंज्यूम कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, डिसेविंग। तो 40 मैंने क्या कर दिया, माइनस का एस हो गया, क्या हो गया, माइनस का 40, मतलब डिसेविंग हो गया। जब मेरी इनकम 100 हुई फिर भी मैं 120 कंजम्पशन कर रहा था, इसका मतलब माइनस का 20, क्या हो गया ये, माइनस का 20, है ना, क्लियर है। उसके बाद मेरी इनकम 200 हुई, मैंने 200 कंज्यूम कर लिया तो मेरा सेविंग हो गया 0। मेरी इनकम 300 हुई और मेरा जो कंजम्पशन है वो 280 हुआ, तो मेरा सेविंग कितना हुआ, 20। मेरी इनकम 400 हुई तो मेरा कंजम्पशन 360 था, तो मैंने सेविंग कितनी करी, 40 की। अब हम इससे निकालेंगे एग्रीगेट सप्लाई। क्या निकालने वाले हैं, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक लेवल देख रहे हो ये वाला, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। जिस लेवल पे इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाए उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जितना कमाया उतना कंज्यूम कर लिया, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज अ पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड सेविंग इज इक्वल्स टू 0। एक ऐसा लेवल जहां पे क्या होता है, सेविंग 0 हो जाती है और इनकम किसके बराबर हो जाता है, कंजम्पशन के बराबर, राइट। तो देखो 40 और ये माइनस का 40, इट बिकम्स 0। 120 में से 20 गया, इट बिकम्स 100। 200 में से 0 गया, बिकम्स 200। 280 प्लस 20, इट बिकम्स 300 एंड 360 प्लस 40 बिकम्स 400। एक जादू नहीं हुआ, वो ये हुआ कि सर इनकम और एग्रीगेट सप्लाई तो बराबर आ रहा है। हाँ बिल्कुल बराबर ही आता है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, राइट, क्लियर है टू ऑल। अब देखो आगे, अब क्या हुआ, अब इसका मैं बताने वाला हूं, स्केड्यूल पढ़ लिया, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा वाई एक्सेस, ये हमारा वाई डैश एक्सेस, कौन सा एक्सेस, वाई डैश एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। अब देखो सबसे पहले मैंने बनाया एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ, देख रहे हो सर ये एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ बीचों बीच से क्यों निकाला, देखो जहां पर मेरा इनकम और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है ना, इसका मतलब दोनों जगह पे डिफरेंस बराबर बराबर चल रहा है, तो बाइसेक्टर हो जाएगा किसका, 90 डिग्री का। इसलिए ऑलवेज बिकम्स 45 डिग्री। ध्यान रखना जब ग्राफ बनाने को आएगा तो एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ 45 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। आफ्टर दैट कंजम्पशन सेम उसी वाला रहेगा, 40 से शुरू हो रहा है, ये हमारा कंजम्पशन है, ठीक है। सेविंग नेगेटिव से शुरू हो रही है, माइनस के 40 से, तो हमने माइनस का 40 देख लिया, ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब मैंने बनाया है आपको स्केल से बनाना है, तो आपको ये वाला जो गैप है और ये वाला जो गैप है हमेशा बराबर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 40 का और ये भी 40 का, दोनों सेम ही तो है ना, इसी दोनों का डिफरेंस भी कैसा होना चाहिए, सेम। आफ्टर दैट
ये जो पॉइंट देख रहे हो जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन से बाइसेक्ट हो गया, मीट कर गया, ये पॉइंट जहाँ पे सप्लाई जीरो, सेविंग जीरो है, उसको हमने नाम दिया ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है ये ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज द पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, along with that it is saving equals to जीरो। जब सेविंग क्या होगी? जीरो। एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम किसके बराबर हो जाए? कंजम्पशन के बराबर। उस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, जिसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल बेस्ड को पार्ट आएगा, उसको बहुत ध्यान से देख लो। क्या? कंजम्पशन फंक्शन और लीनियर कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, एंड तक बने रहना है, राइट। चलो अब बात करते हैं हमारे कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन को ही बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टेंडेंसी टू कंज्यूम, राइट। अब देखो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, मतलब कितनी इनकम के बढ़ने पर कितना कंजम्पशन हम कर रहे हैं या कितनी इनकम पर कितना कंजम्पशन हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? कंजम्पशन फंक्शन फाइंड करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है पहला? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो अब ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये कहता है कि इट शोज हाउ मच इनकम इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। मतलब एक कंज्यूमर अपनी कितनी इनकम को कंज्यूम कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आइज क्लोज करो, याद करो क्या बताया? एक कंज्यूमर अपनी कितनी इनकम को कंज्यूम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनकम, राइट। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया? कंजम्पशन अपॉन इनकम। अलोंग विद इट हम यहां चलते हैं कहां पर? एमपीसी पर, जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या कहता है? इट शोज द अमाउंट ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। मतलब कितना एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाया और कितना एडिशनल इनकम खर्च किया कंजम्पशन पे। आपकी जो एक्स्ट्रा पैसा आपने कमाया, जो पिछले साल से इस साल बढ़ा या पिछले महीने से इस साल बढ़ा, तो जो इतना कितना बढ़ा, उसमें जो कितना जो बढ़ा है वो कितना खर्च किया है आपने कंजम्पशन पे, राइट। मीन्स इट शोज द अमाउंट ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। एडिशनल इनकम मतलब एक्स्ट्रा इनकम, उसी के बाद जो आपने एक्स्ट्रा लेबर एंगेज करके जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई, उससे भी तो आपने खर्च किया होगा ना। तो कितना कंजम्पशन पे खर्च किया, उसे निकालने के लिए हम बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट इज कॉल्ड डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y मीन्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y मीन्स चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, राइट। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर हम ये बात करेंगे एपीसी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं जो 2 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है या न्यूमेरिकल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीसी इज इक्वल्स टू 1। एपीसी 1 कब होगा? जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा। क्या? जब हमारा इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा तब एपीसी क्या होगा? 1। इसी को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा तब एपीसी 1 होगा। मतलब जब हमारा जितना भी हम कमा रहे हैं, जब हम उतना उतना खर्च कर लेंगे अपने ऊपर ही, उसको हम बोलेंगे एपीसी इक्वल्स टू 1। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। उसके बाद एपीसी नेवर बिकम्स जीरो। एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, एपीसी जीरो क्यों नहीं सकता? एज कंजम्पशन नेवर बिकम जीरो। भाई एपीसी जीरो इसलिए नहीं हो सकता कि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता।
कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं आती जब हम कंजम्पशन करना छोड़ दें। हमारी इनकम जीरो होने पर भी हम कंजम्पशन करते हैं, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, है ना। इसलिए एपीसी नेवर बिकम्स जीरो। इसके ऊपर कंडीशनल क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अच्छे से देख लो, कंडीशनल क्वेश्चंस इसके ऊपर बनकर आएंगे, इसलिए ढंग से देखना है ना। अब सेम बात करते हैं एमपीसी की भी। तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। जितना एक्स्ट्रा कमाया वो सारा का सारा खा लिया, खर्च कर लिया, दैट इज कॉल्ड एपीसी। क्या हो जाएगा? 1। ये मैं फिर बोल रहा हूं, इनको ढंग से याद करना है, ढंग से, क्योंकि इनके ऊपर कंडीशनल क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इनके ऊपर आएंगे, इनको ढंग से देख लो, ठीक है। एमपीसी इक्वल्स 0। एमपीसी 0 कब होता है? व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। जितना भी एक्स्ट्रा कमाया वो सबका सब क्या कर दिया? सेव कर दिया। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एमपीसी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेविंग फंक्शन। अभी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं सेविंग फंक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव। उसे क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब हमारा कितनी इनकम पर कितना मैं सेव करूंगा, दैट इज कॉल्ड माय प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है एपीसी कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा है एमपीएस कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी एपीएस क्या होता है? हाउ मच इनकम इज सेव्ड बाय अ कंज्यूमर। कितनी इनकम एक कंज्यूमर सेव कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है। सिमिलरली एमपीएस क्या होता है? ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू सेव हिज फ्रॉम एडिशनल इनकम। जितना एडिशनल इनकम उसने कमाया उसमें से वो कितना सेव करना चाहता है, उसे हमने क्या नाम दे दिया? एमपीएस नाम दे दिया। क्लियर है? तो देखो एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। कितने इनकम के चेंज आने पर कितना सेविंग में चेंज आया, उसे हमने क्या नाम दे दिया? एमपीएस। और इनकम के चेंज होने पर इनकम कितनी इनकम पे कितना सेव कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो एपीएस ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे क्वेश्चन फिर बनता है कंडीशनल क्वेश्चन, असर्शन रीजन, कि एपीएस जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। एपीएस हमेशा क्या होता है? 1 से कम ही रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि एज होल इनकम इज नॉट सेव। जितना आप कमा रहे हो उतना सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कंजम्पशन भी करना पड़ेगा। तो जितना कमाया उतना का उतना सेव कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कंजम्पशन तो करोगे ना। इसलिए भी से दैट एपीएस जो है वो ऑलवेज कैसा होता है? लेस देन 1 होता है। ठीक है, क्या? एपीएस सेविंग। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अपने एमपीएस की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर वो 1 के इक्वल होगा, इसका मतलब है जितनी भी एडिशनल इनकम है वो सब सेव कर दी। और अगर 0 हुआ, इसका मतलब जितनी भी एडिशनल इनकम है वो सब कंज्यूम कर दी। भाई एमपीएस का मतलब अगर एमपीएस 0 हुआ तो सारी की सारी एडिशनल इनकम क्या कर दी? खाली कंज्यूम कर ली। और एमपीएस अगर 1 हुआ तो जितनी भी एडिशनल इनकम थी वो सबको क्या कर दी? सेव कर दी। ठीक है, क्या कर दी? सेव करके रख ली। ठीक है, उसे हमने क्या नाम दे दिया? एमपीसी और सॉरी एमपीएस, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी खास बात, वो क्या है? देखो अब कुछ मैं नॉर्मल चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला LCF, LCM नहीं, LCF, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या? इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना ही आना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो क्या है ये? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है कंजम्पशन इक्वल्स टू C पर बार, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B कॉल्ड एमपीसी इनटू इनकम। लेकिन ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्यों यूज करते हैं? कि अगर हमें कभी, देखो अब इतनी सारी टेबल तो नहीं बनाऊंगा ना, और उसने मुझे बोला भाई 2000 वाले इनकम लेवल पे मैं कितना कंज्यूम करूंगा ये निकालो।
तो क्या टेबल बनाऊं पूरी 2000 तक की? नहीं ना, इम्पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करूं? तो उसके लिए मैं यूज करता हूं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, अगर ये निकालना है तो मैं कहूंगा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं या करूंगा, उसको निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले को यूज करूंगा। अब लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? C मतलब कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब C पर बार प्लस B इज कॉल्ड MPC। ये क्या है? MPC इनटू इनकम। ये जो फॉर्मूला पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा? लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, राइट। तो आगे लीव नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है LSF लीनियर सेविंग फंक्शन। क्या? लीनियर सेविंग फंक्शन। ये कहता है कितनी कौन सी इनकम पर, अगर सपोज करो कोई इनकम दे दी, तो बताओ 50,000 वाली इनकम पर मैं कितना सेव करूंगा, ये निकालो। तो कितना सेव करूंगा एट एनी इनकम लेवल, तो वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं लीनियर सेविंग फंक्शन का। क्या? कितने लेवल ऑफ इनकम पे, मतलब कितने इनकम लेवल पर या कौन से इनकम लेवल पर मैं कितना सेव करने वाला हूं, इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लीनियर सेविंग फंक्शन। एट एनी लेवल ऑफ इनकम अगर वो हमें बोले कि सेविंग निकालो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? LSF लीनियर सेविंग फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? S मतलब सेविंग इक्वल टू C पर बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन 1 प्लस 1 माइनस B, 1 माइनस B मतलब MPS, 1 माइनस MPC इक्वल्स टू MPS ना, इसलिए 1 माइनस B मतलब MPS। आप इसकी 1 माइनस B की जगह पे MPS भी लिख सकते हो, इनटू हमारा इनकम, राइट। फॉर्मूला अभी क्वेश्चंस करेंगे तो कर लोगे ना सॉल्व, याद हो जाने चाहिए माइंड में, याद होंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब हमारे पास हम लोग जो आगे टॉपिक पे चलने वाले हैं वो है हमारा MEI और ROI की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जरूर आने वाला है। एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि मैं जहां पे सेव करने जा रहा हूं वहां पे कितना पैसा मुझे रिटर्न में आएगा। वो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में मैं लगाने जा रहा हूं पैसा, उस प्रोजेक्ट से मेरे पास कितना रिटर्न आएगा, कितना पैसा आएगा, कितना रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसे मैंने बोला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट मुझे कितना कमा के देगा, दैट इज कॉल्ड MEI। और दूसरा है ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई मेरे पास पैसा, तो जैसे मैं बिजनेसमैन अगर कोई होगा तो अपना पैसा तो लगाता नहीं, दूसरों का पैसा लेके लगाता है। तो जब पैसा दूसरी जगह से लूंगा तो वहां पर इंटरेस्ट क्या दे रहा हूं, और मेरा जो मैं जहां पे पैसा लगाऊंगा वहां से इंटरेस्ट क्या मिलेगा। इन दोनों के बीच में अगर MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा है और ROI छोटा है तो अच्छी बात है ना। क्यों? क्योंकि मैंने सपोज करो मिस्टर शर्मा से 10,000 रुपये उधारी पे लिए और मिस्टर वर्मा पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मिस्टर वर्मा ने मुझे बोला कि भाई तुम्हें मैं इस पर 2% की ब्याज दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने पता करा मिस्टर शर्मा कितने की ब्याज लेंगे, उन्होंने बोला 5% की ब्याज लूंगा। तो ये बताओ, क्या मुझे ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर 2% की ब्याज मिल रही है और मैं ले कितने पे रहा हूं, 5% की इंटरेस्ट पर? इसका मतलब ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। इसके ऊपर फिर से कंडीशनल क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका जो ROI है वो इतना % है और MEI इतना है, तो इन दोनों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। क्लियर हो गया। MEI का मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं जहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ वहाँ से कितना रिटर्न आएगा, और ROI का मतलब जहाँ से पैसा लूंगा वहाँ से कितना इंटरेस्ट, वहाँ पे कितना इंटरेस्ट दूंगा। तो इन दोनों में MEI ज़्यादा होना चाहिए और ROI कम होना चाहिए। अगर ये कम है, कम ब्याज पे पैसा लेके ज़्यादा ब्याज पे दे रहा हूँ, इसका मतलब जो मुझे डेविएशन आ रहा है ना, ये मेरा फ़ायदा है, राइट, प्रॉफिट है। तो यही होना चाहिए, इसलिए हम इसलिए बोलते हैं कंडीशन MEI इज ऑलवेज ग्रेटर देन ROI होना चाहिए। अगर ये कम है तो दिक्कत है, इक्वल है तो भी दिक्कत की बात है कि बराबर ही, अगर सब कुछ बराबर ही रहेगा तो फिर हम काम क्यों कर रहे हैं। जब प्रॉफिट जीरो ही रहेगा तो मेहनत किस लिए करी थी, है ना। हाँ ये ना। अच्छा, इसी बात से याद आया कि अब इतना सब कुछ, इतने मेहनत लगी इसको बनाने में, तो शेयर तो बनता है ना, एक लाइक भी बनता है और कमेंट भी बनता है, तो प्लीज़ ज़रूर करिए, है ना।
ओके, आफ्टर दैट लेट अस गो फॉर एक्सेंटे और एक्सेंट और एक्सपोस्ट। एक्सेंट का मतलब क्या है? प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेंट बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एक्सेंट, एक्सेंट क्या है, एक्सपोस्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सेंट का मतलब है प्लान्ड सेविंग, कि हमने कितना सेविंग के लिए प्लान किया था या कितना इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया था। और एक्सपोस्ट का मतलब है कि एक्चुअल सेविंग कितनी करी या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमने कितना करा। एक्चुअल पोस्ट है मतलब बाद में, और एक्सेंट मतलब क्या है? प्री है, प्री, पहले प्री एक्सेंट, एक्सपोस्ट मतलब पोस्ट वाला पार्ट, बाद वाला, इसलिए एक्सपोस्ट हमेशा एक्चुअल होता है और एक्सेंट मतलब प्लान्ड होता है। उसके साथ साथ वी हैव एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं कि एपीसी प्लस एपीएस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसको ध्यान से याद कर लो कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इसको ढंग से माइंड में फीड कर लो। आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव, मैंने आपको बताया था एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है। अलॉन्ग विद दैट अभी आप जो देख पा रहे हो ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अलॉन्ग विद दैट एक पार्ट और रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, कि एक डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री का जो हमारा एमपीसी है वो कैसा होना चाहिए। तो हम ये बोलेंगे, जनरली हम ये टेंडेंसी पे चलते हैं कि जो पुअर है वो क्या करता है? जितना कमाता है उतना कंज्यूम कर लेता है ना, और जो अमीर है, रिच है, वो जितना कमाता है उतना कंज्यूम नहीं करता, वो सेविंग भी करता है। इसलिए जो एमपीसी ऑफ पुअर है वो हमेशा ज़्यादा होता है एमपीसी ऑफ रिच से। इसलिए अगर क्वेश्चन आया कि एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में अगर एमपीसी को फाइंड करना हो तो किसका एमपीसी ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे एक डेवलपिंग कंट्री का एमपीसी ज़्यादा होगा, क्योंकि एमपी डेवलपिंग मतलब जहाँ पर गरीब लोग भी होंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते होंगे? सारा का सारा जितना कमाते हैं वो सब कंज्यूम कर लेते होंगे, इसलिए एमपीसी वहाँ का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में। किसी कंट्री के कंपेयर में? डेवलप्ड कंट्री कंपेयर में। दूसरी बात, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो एक वीडियो को और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत जो बचा हुआ पार्ट है ना, अभी कुछ पार्ट रह गया है, जैसे मल्टीप्लायर रह गया है, राइट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन रह गया है, और एक्सेस डिमांड एक्स सप्लाई रह गया है। अलॉन्ग विद दैट कि इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल से ये मुझे कराने, तो दैट इज कॉल्ड इन सेकंड वीडियो, वो आपको सेकंड वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए इसको ढंग से देख लिया ना, इसको 2-3 बारी देख लीजिएगा, अच्छे से सारे के सारे नोट कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करो जो कल तक बहुत जल्दी आ जाएगी। ये अभी बहुत लेट नाइट पर डाल रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं डाल दूंगा, और अच्छे से इसको कर लेना, राइट। आई होप you're doing it. Development experience of India and comparison with neighbors, right? So as we know about India, Pakistan and China, in the chapter we are comparing about India, Pakistan and China. So all the three countries started their path of development at the same time. India and Pakistan got independence in 1947, whereas Republic of China, commonly known as China, was established in 1949. मतलब हमारे 2 साल के बाद स्टिल आप देख पा रहे हो डेवलपमेंट क्या है ना। All the three countries started their planning in similar ways. India has announced its first 5-year plan in 1951, China in 1953 and Pakistan in 1956. India and Pakistan has adopted a mixed economy, whereas China adopted statism, that is called public sector, assigned a key role in all the 3 economies. Actually में अगर हम बात करें तो हमारे तीनों में ही पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था स्टार्टिंग के रोल पर, स्टार्टिंग के पार्ट पर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अपने मेन टॉपिक की, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने वाले। वो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू बताया है, तो पहले एक टेबल को देखते हैं। देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट सा पार्ट है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया है, ये बहुत महत्व के बनाया है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको एक ही पार्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाए, बहुत सारा ना पढ़ना पड़े, थोड़े से में ही बहुत सारा कुछ समझ में आए, इसके लिए मैंने ये टेबल बनाया है। अब आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास पैरामीटर्स हैं,
कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग का जो डेटा है वो 17-18 का डेटा है। किसका है? 17-18 का डेटा है। और अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में 1352 मिलियन पॉपुलेशन थी। उसी टाइम पर पाकिस्तान में 212 मिलियन और चाइना में 1393 मिलियन पॉपुलेशन थी। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1.03, पाकिस्तान में 2.05 और चाइना में 0.46। देख रहे हो तो भाई ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, फिर इंडिया में है और फिर सबसे कम कहाँ पर है? चाइना में। डेंसिटी की अगर हम बात करें पर स्क्वायर किलोमीटर की तो देखिए 455 पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की, पाकिस्तान की 275 और चाइना की 148। बहुत ही ज़्यादा एक ड्रास्टिक दोनों में, सब तीनों में फ़र्क है, डिफरेंस है। वो आप देख पा रहे हो कि डेंसिटी जो है वो क्या है हमारी 455 है पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ज़्यादा ही है बहुत। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 924 पर 1000 मेल्स, राइट, 943 इन पाकिस्तान एंड 949 इन चाइना, राइट। इसके बाद फर्टिलिटी रेट की बात करें तो फर्टिलिटी रेट में हम लोग बोलेंगे 2.2% का फर्टिलिटी रेट है, पाकिस्तान में 3.6 का है और चाइना में 1.7 का। उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया में देखो 34%, पाकिस्तान 37% और चाइना में 59% का अर्बनाइजेशन हुआ है। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें जो 15-17 का हमारा जो डेटा है 7.3% का है, पाकिस्तान में 5.3 और चाइना में 6.8% का है। तो ज़्यादा बेटर हमारे इंडिया का ही है यहाँ पर। स्ट्रक्चर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो तीनों सेक्टर से कॉम्बिनेशन की हम बात चल रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी की। जीडीपी ग्रोथ में प्राइमरी में हमारा 16% है और एम्प्लॉयमेंट 43% प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली जीडीपी पाकिस्तान का 24 है और 41% एम्प्लॉयमेंट है। 7 जीडीपी है और 26% का एम्प्लॉयमेंट है। सेकेंडरी में देखो ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा ज़्यादा है। नहीं बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होना, जब प्राइमरी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देख पा रहे हो तो ये एक ख़राब बात है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी कंट्रीज़ होती हैं, अच्छी कंट्री का मतलब ये नहीं इंडिया बेकार है, नहीं, अच्छी कंट्री का मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा क्या होता है बोल्ड होता है और टर्जरी सेक्टर बोल्ड होता है। हमारा क्या बोल्ड है? प्राइमरी सेक्टर, है ना। ओके, सो वैसे तो हम जानते ही हैं कि भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी 54% इंडिया में, जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट रेट भी देख सकते हो 25 और 32। वेयर एज इन पाकिस्तान 19 एंड 57, 24 एंड 35 एम्प्लॉयमेंट रेट है। और अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें तो देख लीजिए हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है पाकिस्तान का वो 41% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कितना? 41 और 28% का एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे। कहाँ पे? सेकेंडरी में। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है सेकेंडरी में, राइट। और एज़ कम्पेयर टू 52% कहाँ पर है? टर्जरी में, और 46% का एम्प्लॉयमेंट है। और हमारे यहाँ पर 54% का जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है टर्जरी सेक्टर। तो हमारे यहाँ क्या क्या सेक्टर इम्प्रूव है? प्राइमरी और टर्जरी, है ना। चलो अब बात करते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDI की जो वैल्यू 2018 की है वो है हमारी 0.647, सिमिलरली 0.560 पाकिस्तान की और 0.758 चाइना की। HDI में जो रैंक है हमारी वो 129 है, पाकिस्तान की 152 है और देखो चाइना की 85th रैंक है।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा 69.4 ईयर्स का है, पाकिस्तान में 67.1 ईयर का, और चाइना में 76.7 ईयर्स का। देख रहे हैं कितना चेंज है, कितना डेवलपमेंट है वहाँ पे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारे यहाँ 29.9 पर 1000। क्या होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? एक साल में बच्चे का 1 साल के अंदर अंदर ही पैदा होके मर जाना, मतलब ड्यू टू माल न्यूट्रिशन बच्चा क्या करता है, सर्वाइव नहीं कर पाता और वो विदिन 1 ईयर मर जाता है पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न्स पर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो इंडिया का कितना है, 29.9 पर 1000 है, और यहाँ पर 57.2 पर 1000 जो पाकिस्तान का बहुत ख़राब है, और चाइना का बहुत अच्छा है 8.5 पर 1000। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो मदर का जो रेट है द टाइम ऑफ गिविंग द बर्थ टू देयर चिल्ड्रंस, शी डाइड ओवर दैट, तो उसका है 174 पर लाख। यहाँ पे 178 पर लाख, पाकिस्तान में 27 पर लाख रह गया किसका? चाइना का। सेंटेशन की बात करें 60% हमारा है, पाकिस्तान का 60% है, लेकिन चाइना का 75% है। अंडर नरिश चिल्ड्रंस हमारे यहाँ से 37.9% है, पाकिस्तान में कम है भाई 37.6%, और हमारे इंडिया में चाइना में 8.1% का है। चलिए आइए तो अब थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं, जो डीप ओवरव्यू है इंडिया का जो डीप ओवरव्यू में जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए उनको ध्यान से देख लो। इंडिया इंडिपेंडेंस 1947, प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनिशिएटेड 1951, फॉलोड 5 ईयर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट टिल 2017। 2017 तक 5 ईयर प्लान ही चल रहा था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑन LPG मॉडल आज इंट्रोड्यूस 1991। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कब हुआ? 1991 में। किसने किया? मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, राइट, याद रखिएगा इस चीज़ को। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2018, और अब प्लानिंग कमीशन किस में बदल गया है? नीति आयोग में बदल गया है। कब? 2018 से। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी। अब चलते हैं कहाँ पर? पाकिस्तान पर। तो देखते हैं पाकिस्तान का क्या कह रहा है। इंडिपेंडेंस 1947 में ही हुआ। इंट्रोड्यूस फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया? 1956 में बनाया। 5 ईयर प्लान्स नाउ कॉल्ड मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। उनके यहाँ पे 5 ईयर प्लान को अब क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ इन 1970s, और 1970s में उन्होंने क्या किया? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया 1988 में आफ्टर प्रेशर विद वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से इन्होंने रिफॉर्म बनाया। कब? 1988 में। अब बात करते हैं हमारे चाइना की। तो देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश इन 1949, अनाउंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 में, प्रेजेंटली वर्किंग ऑन 13th 5 ईयर प्लान 2016 से 2020 वाला। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF इनिशिएटेड इन 1958 फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन मैसिव स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट जरूर आएगा ये। ग्रेट प्रो-लैटरन कल्चरल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1965। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। कॉम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग एडॉप्टेड। इन्होंने अडॉप्ट किया है कौन सा सिस्टम? कॉम्यून सिस्टम। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए गए हैं, और 1 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। कब से? 1970 से। तो अब बारी आती है कि हम ये भी जानें कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है। तो एक कैंपेन है, वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के लिए इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने। दिस कैंपेन एम्स एट मॉडर्नाइजिंग द इकॉनमी बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे क्या शुरू हो गया? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सिमिलरली एक और है हमारे पास ग्रेट प्रो-लैटरन कल्चरल रेवोल्यूशन, राइट। तो ये क्या है? इन 1965 माओ सी संग, द चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्ट ऑफ चाइना, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ग्रेट प्रो-लैटरन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 1976 तक। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा।
कि जब ये अमेंडमेंट हुआ, जब ये लागू हुआ तो कब से कब तक, ये जो ईयर मैंने आपको बताया 66 से 76 तक। अकॉर्डिंग टू दिस रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द वर्क एंड लर्न फ्रॉम रूरल एरियाज। दिस हेल्प द पीपल ऑफ चाइना टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी एंड टू हेल्प अदर्स इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों को रूरल एरिया में भेजा जाने लगा जिससे कि वो लोग क्या कर पाएँ, नॉलेज गेन करके आ पाएँ और पता लगा पाएँ कि उनके यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनको दूर कैसे करा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांसमेंट है जो चाइना की गवर्नमेंट ने किया है। इसके साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। जितना मैंने बताया है इसको अच्छे से कर लो। फिर से वही वाली बात, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसको ढंग से, बहुत ही ज़्यादा ढंग से देख लेना। अब देखो, नेशनल इनकम अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, एक दमदार चैप्टर है। बता दूं कि कितने मार्क्स का चैप्टर है? अरे वाह, देखो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की यूनिट है ये, जिसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो को बहुत प्रॉपर्ली, बड़े ध्यान से, अच्छे से देख लिया तो आपके ये 10 मार्क्स आपकी पॉकेट में आज ही की वीडियो से। हाँ, सिर्फ आज ही की वीडियो से 10 मार्क्स, 40 में से 10 नंबर आपके। कैसे करना है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो वाले पार्ट से। एक क्वेश्चन इस सर्कुलर फ्लो से ज़रूर बनेगा, राइट। अब देखो, बेसिकली मैं आपको इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ, अब देखिएगा कि बहुत अच्छे से माइंड में फील हो जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है उसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाउस होल्ड। और दूसरा है हमारे पास इकोनॉमी का फर्म। एक हुआ हमारे पास फर्म और एक है हमारे पास हमारा हाउस होल्ड, ठीक है। तो देखिए, अभी जो हाउस होल्ड है और फर्म है, क्या क्या करते हैं। ये जो हाउस होल्ड है ये फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। अब सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। राइट, हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट। अभी जो 4 हमारे पास क्या हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनसे प्रोड्यूस होता है फैक्टर ऑफ पेमेंट। मतलब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी? फैक्टर ऑफ पेमेंट। क्या देगी? फैक्टर ऑफ पेमेंट। अब सर, फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होता है? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट, राइट। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो देख पा रहे हो अब क्या कि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, तो फर्म ने भी क्या किया? फैक्टर ऑफ पेमेंट दिया। अब क्या होगा? हाउस होल्ड क्या करेगा? फर्म को, हाउस होल्ड फर्म क्या देगा? पेमेंट करेगा, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसके लिए? कुछ खरीदने के लिए, गुड्स को यूज़ करने के लिए। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा?
गुड्स एंड सर्विसेज। तो देख रहे हो, इसी को तो बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, राइट। सो सर्कुलर फ्लो क्या है? सर्कुलर फ्लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी इकोनॉमी का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि हमारे पास दो सेक्टर होगा, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म देता है हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ पेमेंट, जैसे लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। इसी के बाद जब हाउस होल्ड के पास पैसा आता है तो हाउस होल्ड करता है पेमेंट, किसका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। किसको? फर्म को। तो फर्म उसके बदले में क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज देती है हाउस होल्ड को। तो भाई जो पैसा हाउस होल्ड के पास आया वो पैसा फर्म को दे दिया, किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। यही क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट आते हैं, वो है एक रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। अब देखो, ये जो देख पा रहे हो ना, ये मनी फ्लो भी है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये मनी फ्लो भी है। लेकिन रियल फ्लो में क्या होगा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गया, ये वाला पार्ट देख रहे हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आ गए। मतलब रियल फ्लो एक ऐसा पार्ट हमारी इकोनॉमी का है जो ये कहता है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, ठीक है। लेकिन मनी फ्लो क्या कहता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हम आपको फैक्टर ऑफ पेमेंट देंगे, फिर आप उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना और हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे। तो ये क्या हो जाता है? मनी फ्लो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बहुत कर्रा कॉन्सेप्ट था, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। हो गया, समझ में आया? दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट है हमारा फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। एक्चुअली सही बताऊं तो मैंने सब समझा दिया था और वॉइस खोलना भूल गया। चलो कोई नहीं, दोबारा से एक बार और फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो रेडी टू यूज हैं, जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है प्रोडक्शन की, उसको हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया फाइनल गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया, कार यूज बाय हाउस होल्ड, मिल्क यूज बाय हाउस होल्ड, ये सब क्या हैं? फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट कंज्यूम करना है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है, जो विद इन दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, जो रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स अभी नहीं है, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? इंटरमीडिएट गुड्स नाम दे दिया। ओके। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, वुड परचेज बाय कारपेंटर, लकड़ियाँ जो कारपेंटर ने परचेज करी हैं, क्या है? यस, स्टिल इट इज़ व्हाट? इट इज़, यस, इट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। लेकिन जैसे मैं आपको इसका बीच का बैलेंस बता दूँ, जो केस बेस्ड क्वेश्चन में आने वाला है ये, या अदर्स एंड रीजन में जरूर आएगा कॉन्सेप्ट वाला। अगर डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी तो ऐसे आएगा। क्या? सपोज करो कि मैंने ऑरेंजेस खरीदे 5 kg, तो भाई मैं तो उनको खाऊंगा ना, छीलूंगा और खा लूँगा, पील ऑफ करूँगा और उसको कंज्यूम कर लूँगा, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स हैं। लेकिन एक जूस सेंटर वाले के लिए वो गुड्स इंटरमीडिएट हैं, क्योंकि वो अभी उसको पील ऑफ करने के बाद उसका जूस निकालेगा, जूस एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर आपको बेचेगा, ठीक है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। एक गुड एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए फाइनल हो सकता है, उसी जगह पर वो दूसरे के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान देना है। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है कैपिटल गुड्स। इसको तो बस ओवरऑल ऐसे ही ले लो छोटा सा। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, कि जो फिक्स असेट्स को बनाने के काम में आते हैं, या फिर भी हम वी से दैट दीज आर गुड्स विच आर यूज्ड एज फिक्स असेट्स बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरे गुड्स एंड सर्विस को बनाने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैक्टर यूज्ड बाय अ फार्मर, क्या? ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर। तो ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर क्या है? कैपिटल गुड है। क्यों?
क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो एक ऐसी मशीन है जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है. दैट्स वाई वी से दैट ट्रैक्टर इज अ कैपिटल गुड्स. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर. लेट्स स्टार्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन. न्यूमेरिकल पार्ट में अभी अगर आपने मेरा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट देख लिया तो फिर अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में. वो 8 पार्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला है GDP MP, दूसरा है GNP MP, तीसरा NDP MP, NNP MP, GDP FC, GNP FC, NDP FC और NNP FC. तो आप देख पा रहे हो कि ये 8 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए. ये 8 कॉन्सेप्ट में से ही कुछ एक वो आपसे पूछने वाला है. हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. वो सिर्फ आपसे इन 8 में से किसी एक या 2 के बारे में पूछेगा. अच्छा, अब याद करना आसान हो गया ना, अब समझना आसान हो गया ना कि अब हमें पता पड़ गया कि भाई इन 8 के अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता वो. ठीक है, पूछेगा तो सिर्फ इन 8 में से ही पूछेगा. उसके लिए मैंने आपके लिए रूल बना दिए. क्या भाई? रूल नंबर 1, फॉर जी को कन्वर्ट करना है एन में, मतलब ग्रॉस को कन्वर्ट करोगे नेट में. रूल नंबर 2, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें? नेशनल में. डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में. रूल नंबर 3 में पी सब कुछ सेम ही है, इसलिए कोई रूल नहीं ले रहे हम इसको. और फिर रूल नंबर 3 आता है ये वाला, एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में, ये एफसी कन्वर्ट करना है एमपी में. आई होप इट इज क्लियर नाउ. देखो, अब हम लोग रूल नंबर 1 बात करते हैं. रूल नंबर 1 की बात करते हैं. तो देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि बेसिकली हमें एक चीज़ पर बहुत फोकस करना है कि पहला वाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो थर्ड वाला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो जब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होगा, जब हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, इस पे हमें फोकस करना है ना. तो देखिए, पहला जो रूल बनता है, रूल नंबर 1 जो बनता है वो बनता है या तो आपको ग्रॉस निकालना होगा या फिर आपको नेट निकालना होगा. अगर ग्रॉस निकालना होगा तो नेट वैल्यू गिवन होगी और नेट वैल्यू निकालना होगा तो ग्रॉस वैल्यू गिवन होगी. बेटा, बेसिकली ग्रॉस वैल्यू को वो वैल्यू कहते हैं जिस पर हमने सामान को परचेज किया है. ठीक है, जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया है वो ग्रॉस वैल्यू है. इस पर अगर डेप लगा दोगे तो नेट वैल्यू आएगी. अगर ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो. क्या? अगर ग्रॉस निकालनी, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? जिस पर हमने खरीदा है, जिस रेट पे हमने खरीदा है उसे ग्रॉस वैल्यू कहते हैं. तो अगर नेट वैल्यू गिवन है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगी? ग्रॉस वैल्यू. सिमिलरली अगर हम क्या करेंगे, अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा? नेट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, 2 साल के बाद अगर मैं अपना फ़ोन बेचूंगा तो उस पर क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन. तो वो सी क्या हो जाएगी? नेट वैल्यू हो जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. ये वाला मेथड, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया पक्का. अब डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो अगर आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन ना हो तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पे फोकस कर सकते हो. इसके बाद हमारा रूल नंबर 2 आता है. रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना. क्या? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना या नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना. अब देखो, 2 मेथड हो गए. डोमेस्टिक अगर निकालना है तो नेशनल गिवन होगा और अगर नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक गिवन होगा.
तो अब बेटा बेसिकली करना क्या है, जब डोमेस्टिक निकालना है और नेशनल गिवन है, तो नेशनल अगर गिवन है तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अपना NFYA, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे तो आएगा डोमेस्टिक वैल्यू, और अगर डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे तो आएगा नेशनल इनकम। अब सर ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 2, बहुत सिंपल सा। लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये डोमेस्टिक क्या है और नेशनल क्या है? तो देखिए बेटा, डोमेस्टिक वैल्यू का मतलब होता है घरेलू इनकम, और नेशनल इनकम का मतलब है इनकम विच जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, राइट। तो यहां पर जो NFYA यूज हो रहा है उसका मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। क्या, अगर हमको निकालना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर NFYA गिवन नहीं है तो उसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये जो NFYA है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसका विशेष कर ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से इसको देखना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। और अब बचता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, MP को FC में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस निकालने को बोलेगा तो फैक्टर कॉस्ट गिवन होगा, फैक्टर कॉस्ट निकालने को बोलेगा तो मार्केट प्राइस गिवन होगा। अब जनरली क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं इसमें, अगर फैक्टर कॉस्ट में आपने NIT को ऐड किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्योंकि भाई मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस को ऐड करने के बाद तो मार्केट प्राइस निकलती है। इसलिए फैक्टर कॉस्ट में जब NIT को ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आएगा। ऐसे ही अगर मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस कर दोगे तो आएगा फैक्टर कॉस्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट आता है कि सर ये NIT का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए भाई, NIT का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे GST, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या माइनस कर दोगे, सब्सिडीज माइनस कर दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, NIT आ जाएगा। और ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। अब देखो, मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर आपने ये तीनों रूल्स याद कर लिए तो आपका कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको सॉल्व करने में ना आए, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 3 मैथड्स, जो कि हैं हमारे 3 मैथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। इसको पहले अच्छे से क्लियर कर लो, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो, तभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, शुरू करते हैं अब हमारा 3 मैथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मैथड हैं, 3 मैथड हैं। पहला है वैल्यू एडेड मैथड, इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, पहला मेथड क्या हो गया, वैल्यू एडेड मेथड, और कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। कौन सा मेथड, इनकम मेथड। और थर्ड है, लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो भाई, 3 रूल बताए थे, उन 3 रूल और ये 3 मेथड्स, सिर्फ इसको याद कर लो अच्छे से और समझ लो। मैं तो कह रहा हूँ याद करना ही क्या, जो मैंने समझा दिया तो अब याद करने का मन ही नहीं कर रहा होगा।
क्यों? क्योंकि वो तो समझ में ही आ गया है ना। तो देखो अभी मैं आपको 3 मैथड्स के 3 फॉर्मूले बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये याद कर लो कि किससे क्या निकलता है। वैल्यू एडेड मैथड से, मतलब प्रोडक्शन मैथड से निकलता है GDP MP। अच्छे से देख लो इसको, क्या GDP MP। इससे क्या निकलता है NDP FC। इनकम मैथड से क्या निकालते हैं NDP FC। और लास्ट एक्सपेंडिचर मैथड से निकलता है फिर से वही GDP MP। भाई पहले तो इसको घोल के पी लो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोलता नहीं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई, वैल्यू मैथड और प्रोडक्शन मैथड से निकलता है GDP MP, इनकम मैथड से निकलता है NDP FC, और एक्सपेंडिचर मैथड से निकलता है GDP MP। ओके, तो हैं वैल्यू एडेड मैथड वाले फॉर्मूले पर। GDP MP क्या, GDP MP निकलता है वैल्यू एडेड मैथड से, जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो क्या देख पा रहे हो, GDP MP अगर आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इवन दैट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, तो हम ढूंढेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या क्या ढूंढेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब अगर चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो चेंज इन स्टॉक के लिए आप सबसे पहले देखोगे अपना क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस कर दोगे अपना ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद लास्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपको गिवन होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या गिवन होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये परचेज रॉ मटेरियल गिवन होगा तो उसी को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं। समझ में आ गया ये सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। अब देखो, अब मैं आपको ये बता दूं कि सपोज करो इस फॉर्मूले से निकालने को आए, आप निकालो NDP FC। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपने GDP वाला फॉर्मूला लगाया तो GDP MP आपके पास आ गया, तो जो भी आया उससे पहले लिख लो, तो हमारे पास आ गया GDP MP निकल के। ठीक है, अब आपको देखना है क्या, G को कन्वर्ट करना है N में, है ना, क्योंकि हमें तो N चाहिए ना, G नहीं चाहिए। तो नेट के लिए माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है ना, तो डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे। डोमेस्टिक चाहिए था, डोमेस्टिक ही है तो डोमेस्टिक ही चाहिए था। प्रोडक्शन PP सेम है। अब MP को FC में कन्वर्ट करना है, तो MP में क्या ऐड हो गया होगा, NIT, लेकिन FC में NIT माइनस करते हैं तो माइनस कर दो NIT, तो आप क्या पहुंच जाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओगे। आई होप इट इज़ क्लियर, क्लियर है। अब इनकम मैथड पे चलें, चलो। तो अब देखते हैं हमारा इनकम मैथड। इनकम मैथड से निकलता है NDP FC। अब इसका फॉर्मूला क्या है, NDP FC का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ये 3 मेजर पार्ट कंपोनेंट हैं इसके। क्या क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं है तो क्या क्या ढूंढोगे, तो आपको गिवन होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह पर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसे PF प्रोविडेंट फंड है ना, ये सब जो पेंशन प्लान्स, ये सब देख रहे हो वो क्या है,
कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए, प्लस इसमें ऐड करोगे वेजेस एंड सैलरी इन कैश, प्लस ऐड करोगे वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर आपको मिल गई तो हम कहोगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर दो चीज़ें गिवन है, एक चीज़ गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? अब देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन नहीं है तो उसके चार कंपोनेंट हैं। क्या? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ना हो तो ये चार चीज़ों को ढूंढ लीजिएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और अब ये प्रॉफिट का भी एक और फॉर्मूला होता है, वो है हमारा रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या गिवन नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स आप यूज़ कर लोगे तो आपको क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा MISE, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एक्चुअली जो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसका मतलब है कि जब ओनर अपने आप को एंगेज कर लेता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, खुद ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है, तो उससे हम क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपको इसी नाम से गिवन होता है। अभी दोनों मैथड क्लियर हो गए। अब हम फाइंड करते हैं अपना लास्ट मैथड कॉल्ड GDP-MP। ठीक है, अब देखो, इसके लिए पहले जगह ढूंढ लूँ कि भाई कहाँ मुझे बताना है। बेस्ट रहेगा इस वाले पार्ट पे बता देता हूँ। ठीक है, तो हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ से उठाकर हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या हमारा कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? GDP-MP निकलता है ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? GDP-MP निकलता है। और इस GDP-MP के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, प्लस क्या करना है? नेट एक्सपोर्ट। लेकिन अब इसमें भी वही होगा ना, कुछ चीज़ें गिवन होंगी, कुछ चीज़ें गिवन नहीं होंगी। तो देखो क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो देखो, ये तो अब गिवन होंगी। ठीक है, या फिर इसके बदले में आपके पास गिवन होगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो भी अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रखा है तो इन दोनों को ऐड करके डाल दिया उसने, इसका मतलब। ठीक है, और अगर अलग अलग दे रखा है तो आप अलग अलग यूज़ कर लोगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे कभी कभी दे रखा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर फिक्स्ड वर्ड आ जाए तो आपको अपने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल में ऐड कर देना है क्या? चेंज इन स्टॉक। समझ गए? मतलब कह रहा है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये वर्ड क्या जुड़ गया? फिक्स जुड़ गया। अगर फिक्स लिखा है तो उसमें आप ऐड करोगे चेंज इन स्टॉक। क्लियर है? पक्का? और अगर नेट गिवन है तो फिर डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे, है ना। अब बारी आती है लास्ट नेट एक्सपोर्ट की।
इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इम्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो एक्सपोर्ट को जब हम इम्पोर्ट में से माइनस कर देते हैं तो आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। ये 3 फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर लीजिए सॉल्व, जिसके ऊपर बेस आप क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और बहुत इजी वे में आएगा। वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो इसलिए अब इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और